नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे भगवंत मान। गोवा में उम्मीदवारों की कांग्रेस की तीसरी सूची जारी। पंजाब में अवैध रेत खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कसा शिकंजा। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कई ठिकानों पर छापेमारी। कुछ कंपनियों और लोगों के खिलाफ राज्य में अवैध रेत खनन में शामिल होने का आरोप। एंट्रिक्स देवास सौदे को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री का कांग्रेस पर निशाना। कहा यूपीए सरकार की नाक के नीचे देश के साथ हुआ फ्रॉड। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया बड़ा खतरा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 158 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन। 50 लाख से अधिक लोगों को लगाई गई बूस्टर डोज। 3 करोड़ 68 लाख से ज्यादा किशोरों की कोविड वैक्सीन की पहली डोज। केंद्र का राज्यों से टेस्टिंग बढ़ाने का निर्देश। और यूएई में ड्रोन हमले में मारे गए 2 भारतीयों की पहचान। अबू धाबी में भारतीय दूतावास के अधिकारी उनके परिवारों के साथ संपर्क में। घायल हुए 6 लोगों में 2 भारतीय। विदेश मंत्रालय का पीड़ितों को हर मुमकिन मदद का भरोसा। और सबसे पहले बात करेंगे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। कोविड-19 के साए में अगले महीने 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो लोगों को मतदान की महत्ता के बारे में बताएं। उन्होंने वर्चुअली कार्यकर्ताओं से सुझाव और सवाल भी मांगे। इस दौरान बूथ अध्यक्षों के साथ चर्चा करके उन्हें जीत का मंत्र दिया। इस दौरान जिले और महानगर के 10,000 कार्यकर्ता उनके साथ डिजिटल माध्यम से हुई चर्चा में शामिल रहे। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के 8 विधानसभा क्षेत्रों के 8 बूथ अध्यक्षों से बात की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद पहली बार पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। चुनाव अपने आप में एक ट्रेनिंग कैंप होता है। अनेक नए लोगों को घड़ने का एक अवसर मिलता है। अधिकतम लोगों को हम कार्यकर्ता के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो हमारा ध्यान रहना चाहिए, चुनाव तो जीतना वो तो एक विषय होता ही है, लेकिन संगठन का विस्तार भी होना चाहिए और कार्यकर्ता का विकास भी होना चाहिए। इतना कुछ इसलिए ही कर पा रहे हैं क्योंकि यूपी के लोगों ने अपने वोट का आशीर्वाद हमें दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज इसका ऐलान किया। भगवंत मान संगरूर से लोकसभा सांसद और पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनने के लिए चलाए जा रहे अभियान जनता चुनेगी अपना सीएम के तहत पार्टी को 21 लाख से ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिली। पंजाब में चुनाव लड़ने वाले प्रमुख दलों में आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा की है। पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है और मतगणना 10 मार्च को की जाएगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए जिम्मेदारी भी डबल हो गई है और हौसला भी डबल हो गया फिर कि लोगों ने मेरे काम को सराहा है। जब मेरे सच्ची नीयत जो पंजाब के लिए मैं रखता हूं उस पर मोहर लगाई है, तो डबल जिम्मेदारी और डबल हौसले से काम करेंगे।
और आइए अब जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम और अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से टिकट देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और विधानसभा चुनाव में जीत का आश्वासन दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेशवासियों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। इसके लिए समाजवादी पार्टी कल से अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत प्रदेश भर के लोगों से फॉर्म भरवाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की 58 सीटों के लिए नामांकन जारी है। अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। प्रदेश में पहले चरण के लिए 21 फरवरी तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में बाबा बद्री विशाल के प्रांगण को भव्य रूप मिलेगा, जिसके लिए अभी 250 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए भी धनराशि जारी की जा रही है। कांग्रेस ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। राज्य के पूर्व मंत्री माइकल लोबो, जो हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर कलंगुट से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी अब पंजाब के बाद गोवा के लिए मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 19 जनवरी को पणजी में पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए संयुक्त समाज मोर्चा ने 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। संयुक्त समाज मोर्चा ने गुरनाम सिंह चढ़ूरी के नेतृत्व वाले राजनीतिक संगठन के साथ गठबंधन किया है। उसे 10 सीटें दी गई। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में आने वाले चुनाव में डिजिटल प्रचार पर खर्च किए गए धन की जानकारी पेश करने के लिए उम्मीदवारों के चुनावी खर्च रिटर्न में एक नया कॉलम जोड़ा है। पहली बार डिजिटल माध्यम के लिए अलग से कॉलम बनाया गया है। और बात कुछ और अहम खबरों की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एंट्रिक्स देवास सौदे को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में संसाधनों का सिर्फ दुरुपयोग हुआ है। देवास एंट्रिक्स मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी का सौदा था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पता चलता है कि कैसे यूपीए सरकार गलत कामों में लिप्त थी। एंट्रिक्स देवास सौदा राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ था। Agreement was signed during UPA in 2005, and post the agreement, it took 6 full years for the UPA themselves to cancel the order in 2011. And even when they cancelled it, glimpses of what was completely wrong against national security, that it was a fraud upon the people of India, a fraud on the treasury of India, and a fraud against the country. वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार के लालच के कारण आज केंद्र सरकार कई अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में लड़ रही है। Just to highlight what this greed of the UPA has done, they may have cancelled the order in 2011, but Government of India under Prime Minister Modi is fighting in every court to make sure that this fraud doesn't get away. प्रवर्तन निदेशालय ने गैर कानूनी तरीके से रेत का खनन करने में शामिल कंपनियों के खिलाफ धन शोधन की जांच के तहत पंजाब में कई स्थानों पर छापेमारी की। सीमावर्ती राज्य में कम से कम 10 से 12 स्थानों पर छापेमारी हुई। संघीय एजेंसी के अधिकारी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर रहे हैं।
भूपेंद्र सिंह उर्फ हनी नाम के व्यक्ति के परिसर पर भी छापेमारी की गई। एजेंसी ने पंजाब पुलिस की 2018 की एक प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई शुरू की, जिसमें कुछ कंपनियों और लोगों के खिलाफ राज्य में अवैध रेत खनन में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल की झांकी को अस्वीकार किए जाने को लेकर बढ़ते विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर इस मामले से जुड़ी जानकारी दी है। रक्षा मंत्री ने यह सूचित किया कि इस अवसर के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने से संबंधित है। उन्होंने अपने पत्र में संकेत दिया कि क्योंकि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी में पहले से ही नेताजी को दिखाया गया है, इसलिए पश्चिम बंगाल की झांकी को परेड के लिए शामिल नहीं किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से कहा कि इस साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों का चयन तय दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। एक दिन पहले ही स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनके राज्य के झांकी के प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किए जाने पर हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। और अब बात करते हैं कोविड से जुड़े तमाम बड़े अपडेट की। देश में एक दिन में कोविड-19 के 2,38,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद देश में जो संक्रमित हैं उनकी संख्या बढ़कर अब 3,76,18,271 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 के उपचार करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 17,36,628 हो गई है, जो कुल मामलों का 4.62% है। देश में 230 दिन में उपचार करा रहे मरीजों की यह संख्या सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 80,287 की वृद्धि दर्ज की गई। देश में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर घटकर 94.09% हो गई है। संक्रमण की रोजाना दर यानी दैनिक दर 14.43% और साप्ताहिक दर 14.92% दर्ज की गई। देश में अभी तक कुल 3,53,94,882 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से कोविड टेस्ट तेज करने का निर्देश दिया है। वहीं देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों से सरकार की चिंता बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 682 ओमाइक्रॉन के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही ओमाइक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 8,891 हो गई है। देश में ओमाइक्रॉन स्वरूप के मामलों में 8.31% की वृद्धि दर्ज की गई है। ओमाइक्रॉन के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में हैं। राज्य में एक दिन में 122 नए ओमाइक्रॉन के मामले सामने आए हैं। इस तरह से राज्य में कुल ओमाइक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 1,860 हो गई है। राज्य में 959 मरीज पहले से ठीक हो चुके हैं। वैक्सीनेशन की बात करें तो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोविड-19 रोधी टीकों के 158 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 79,91,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। देश में 10 जनवरी से अब तक 50 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को एहतियाती टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में इस वर्ग के सभी पात्र लोगों को जल्द से जल्द एहतियाती टीका लगवाने की अपील की। 3 जनवरी से अब तक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 3.5 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं कोविड-19 महामारी के कारण इस साल गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वालों की सामान्य संख्या में 70 से 80% की कमी की जाएगी। सिर्फ 5,000 से 8,000 लोगों को ही इसमें शामिल होने की अनुमति मिलेगी, इजाजत मिलेगी। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। संख्या में कटौती का मकसद लोगों को दूर रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखना है, ताकि परेड के कारण संक्रमण के मामलों में वृद्धि ना हो। इसलिए लोगों की संख्या में काफी कटौती की गई है। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर 20 जनवरी से दिल्ली में पैराग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारों समेत दूसरे पारंपरिक हवाई संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
वहीं इसे लेकर अगर अंतर्राष्ट्रीय रुख को देखें, वहां से ताजा अपडेट को देखें तो जापान सरकार कोरोना वायरस के ओमाइक्रॉन स्वरूप से और लोगों के संक्रमित होने के मद्देनजर राजधानी टोक्यो और दूसरे इलाकों में सामाजिक पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है। जापान ने महामारी की वजह से अब तक लॉकडाउन नहीं लगाया है, लेकिन रेस्टोरेंट और बार को समय से पहले बंद करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में ओकिनावा, यामागुची और हिरोशिमा क्षेत्रों के लिए आदेश जारी किया गया था। वहीं कोरोना वायरस से जूझते ऑस्ट्रेलिया के लिए जनवरी महीना काफी घातक साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एक दिन में आज सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रिकॉर्ड संख्या में मरीजों के भर्ती होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई अस्पतालों में अब नए मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह भी नहीं बची है। आज की खबर में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद राज्यों की बड़ी खबरें। आइए अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना स्थिति पर टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने छूटे हुए लोगों से संपर्क करके उनका टीकाकरण कराने के निर्देश दिए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार होम आइसोलेशन और मॉनिटरिंग के ऊपर विशेष ध्यान दे रही है। कॉल सेंटर को दोबारा खोला गया है, साथ ही वैक्सीनेशन अभियान तेज करने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए 26 जनवरी को ग्राम 1 प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है। आज मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के माजुली में चल रहे माजुली जोरहाट पुल के निर्माण स्थल का दौरा किया और चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह पुल समय से तैयार हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में असम मेघालय सीमा के मुद्दों पर अपनी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। उन्होंने बताया कि 12 में से 6 विवादित स्थानों को लेकर अंतिम सहमति के लिए चर्चा हुई है। दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों की 3 क्षेत्रीय समितियों की सिफारिशों पर सौहार्दपूर्ण समाधान का रोड मैप तैयार किया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव अगरतला में पुथिबा लाई हरोबा उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री के निर्देशन में उत्तर पूर्व के मुख्यमंत्रियों के बीच और सबसे बढ़कर राज्यों के बीच एक आध्यात्मिक संबंध विकसित हुआ है। इससे क्षेत्र की विभिन्न आंतरिक समस्याओं का जल्द समाधान संभव है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक समुदाय के समावेशी विकास के लिए गठित 100 करोड़ रुपए के विकास कोष से विभिन्न योजनाओं में 98 करोड़ 55 लाख रुपए व्यय करने के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें से 50 लाख रुपए हुनर विकास पर खर्च किए जाएंगे। गणतंत्र दिवस से पहले खुफिया एजेंसियों से आतंकी हमले का अलर्ट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 20 जनवरी से लागू होगा और 15 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली समेत 5 नक्सलियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने यहां 50 सशस्त्र माओवादियों के उपस्थित होने की उन्हें सूचना मिली थी। तमिलनाडु में आज थाई पूसम त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान शिव के बड़े पुत्र भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मुरुगन के मंदिर पहुंचे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से लोगों को मंदिर के बाहर ही पूजा करनी पड़ी। इस समय उत्तर भारत शीत लहर की चपेट में है। वहीं आर्मी के जवानों का एक वीडियो वायरल हो रहा है।
जिसमें इंडो तिब्बत बॉर्डर पर पुलिस के जवान सिक्किम में बॉर्डर आउटपोस्ट पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर वॉलीबॉल का आनंद ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से ग्रामीण सेवा को एक मिशन के रूप में अपनाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के कौशल विकास केंद्र में जो ट्रेनीज हैं, प्रशिक्षु हैं, उन्हें संबोधित उपराष्ट्रपति ने किया और जोर दिया कि ग्रामीण विकास राष्ट्र के विकास का अभिन्न अंग है। इसके लिए उद्योग जगत और उद्यमी युवाओं को आगे आना होगा, खासकर महिला सशक्तिकरण पर फोकस करना होगा। स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास को बढ़ावा देने के सरकार की कोशिशों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत और निजी संस्थाओं से आगे आने का आह्वान भी किया। वहीं उपराष्ट्रपति ने महिलाओं को सिलाई मशीन, छात्रों को साइकिल और छोटे व्यापारियों को किराने का सामान भी दिया। भारत आने वाले समय में पूरी दुनिया की आशा और आकांक्षाएं पूरी करेगा। दावोस विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत अपार शक्ति और ऊर्जा के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में देश ने 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराकर अपनी क्षमता का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भारत एक धरती एक स्वास्थ्य की परिकल्पना पूरी कर रहा है और अनेक देशों को दवाएं और टीके उपलब्ध कराकर करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व का सबसे बड़ा, सुरक्षित और सफल डिजिटल भुगतान मंच है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह भारत में निवेश के लिए बेहतर समय है। भारत में बिजनेस के लिए जो भी चुनौतियां रही है वो मैं समझता हूं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर चुनौती को दूर करें। आज भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, सरकार के दखल को कम कर रहा है। भारत ने अपने कॉरपोरेट टैक्स रेट्स को सिंप्लीफाई करके, कम करके उसे दुनिया में मोस्ट कॉम्पिटिटिव बनाया है। आबू धाबी के हवाई अड्डे के पास हुती विद्रोहियों के संदिग्ध ड्रोन हमले में मारे गए 2 भारतीयों की पहचान हो गई है। भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि दूतावास ने उनकी पहचान उजागर नहीं की है। आबू धाबी में भारतीय दूतावास के अधिकारी उनके परिवारों के साथ संपर्क में हैं। मिशन उनके शव जल्द हासिल करने के लिए ADNOC समेत UAE के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आबू धाबी के हवाई अड्डे के पास संदिग्ध हुती ड्रोन हमले में मारे गए 2 भारतीयों के परिवार को भारत हर संभव सहायता मुहैया कराएगा। हुती विद्रोहियों ने सोमवार को हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें 2 भारतीय, 1 पाकिस्तानी नागरिक की मौत हुई, जबकि 6 लोग घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने आबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और पास के औद्योगिक क्षेत्र पर हुए संदिग्ध ड्रोन हमले की निंदा की। भारत ने कहा है कि सूडान मामले का कोई भी हल सूडान के नेतृत्व में होना चाहिए। सूडान में फैली अशांति और सत्ता संघर्ष के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का पक्ष पेश करते हुए भारत की प्रतिनिधि प्रतीक माथुर ने कहा कि इस मसले पर सूडान के 2019 के संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक राजनीतिक हल निकाला जाना चाहिए। पिछले साल अक्टूबर में सूडान में सैनिक विद्रोह के माध्यम से राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता से हटा दिया गया था और प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया था। The UN facilitated intra-Sudanese political process, which is aimed at salvaging the situation and keeping the transition process on track, needs to be Sudanese-led and guided by a constructive approach. The constitutional declaration signed in August of 2019 should drive this process, and all stakeholders need to display flexibility, mutual trust and understanding. बात क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। चोटिल रोहित शर्मा की जगह कप्तानी कर रहे KL राहुल पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। 7 साल में पहली बार सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया में खेल रहे विराट कोहली पर सभी की नजरें होंगी। ये सीरीज जीतकर टीम इंडिया 2023 विश्व कप की तैयारी शुरू करना चाहेगी।
बुमराह और भुवनेश्वर कुमार तेज आक्रमण की कमान संभालेंगे। टेस्ट सीरीज में चोटिल हुए मोहम्मद सिराज भी फिट हैं। शानदार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज और कप्तान यश धुल को अपनी टीम से बेहतर बल्लेबाजी की उम्मीद होगी, जबकि रिकॉर्ड 4 बार की चैंपियन भारतीय टीम आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के ग्रुप बी के दूसरे मैच में कल आयरलैंड से खेलेगी। पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से हराने के बाद भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है और आयरलैंड के खिलाफ उसका पल्ला भी भारी होगा। वहीं एक दूसरे मैच में कल ऑस्ट्रेलिया का सामना स्कॉटलैंड से होगा। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होने के बाद कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोलाब, कुपवाड़ा, सोपोर और बारामूला समेत उत्तरी कश्मीर में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी भी हुई है। जम्मू में कोहरे का असर देखा गया। यहां अधिकतम तापमान 15 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम सुहावना बना हुआ है। शिमला, मंडी सहित निचले जिलों में तेज और चटक धूप खिली हुई नजर आई। आज मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश में घना कोहरे पड़ने की चेतावनी भी दी है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी ठंड का प्रकोप जारी है। यहां कोहरे की वजह से तापमान में गिरावट आई। वहीं अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए अगले 2 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ फिलहाल आज की खबर में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं ओडिशा के तीर्थराज महोदधि आरती की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।